तो आज हमारे हाथ में है कैलाश मांजू बिश्नोई का उपन्यास यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा 2। हाँ। और ये कहानी ना एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है। क्या? अगर आपको अपने सपनों की नौकरी और अपने सपनों के प्यार के बीच चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। और क्या वाकई कोई भी चुनाव सही होता है? यही इस कहानी की आत्मा है। हमारे पास ये उपन्यास के कुछ हिस्से हैं और हमारा मकसद आज सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इस कहानी की परतों को खोलकर ये समझना है कि महत्वाकांक्षा, सामाजिक दबाव और प्यार, इनके बीच की इस जंग में असल में जीतता या हारता कौन है। और किरदार है गिरीश और एंजल। हाँ, और उनकी कहानी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं की दुनिया की एक झलक देती है। चलिए फिर शुरू करते हैं कहानी के दिल से, गिरीश और एंजल का रिश्ता। बिल्कुल। सोसेज में उनके रिश्ते की शुरुआत के कुछ पल बहुत खूबसूरती से बताए गए, जैसे गुड़गांव के क्लब का जिक्र है। हाँ, वो वाला सीन। चारों तरफ शोर है, डीजे का म्यूजिक बज रहा है, लेकिन वो एक दूसरे में ऐसे खोए हैं जैसे दुनिया में और कोई है ही नहीं। और सिर्फ खोए हुए नहीं है, उनकी जो बातचीत है ना, उसमें एक अजीब सी गहराई है। हाँ। एक जगह गिरीश एंजल से पूछता है कि अगर उसे अपनी कहानी बदलने का मौका मिले तो वो क्या बदलेगी। और मुझे लगा था वो कुछ प्रैक्टिकल सा जवाब देगी। हाँ, मुझे भी यही लगा कि काश तुम भी आईएएस बन जाते या ऐसा कुछ, लेकिन उसका जवाब बहुत ही काव्यात्मक था। हाँ, वो कहती है कि वो उनके मिलने के पहले पल को बदलना चाहेगी। इसलिए नहीं कि वो मिलना नहीं चाहती थी, बल्कि इसलिए ताकि वो एक दूसरे को और बेहतर जान पाते, एक दूसरे की आंखों में अपनी पूरी कहानी देख पाते। Exactly. ये बातें दिखाती हैं कि उनका रिश्ता सिर्फ एक सतही आकर्षण नहीं था। नहीं, एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। और इस जुड़ाव का सबसे मजबूत पल मेरे ख्याल से उनकी अरुणाचल प्रदेश की यात्रा थी। ओह हाँ। कहानी का वो हिस्सा पढ़कर ऐसा लगता है जैसे आप दिल्ली की भागदौड़ और यूपीएससी के प्रेशर से निकलकर किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं। उस यात्रा के बारे में थोड़ा और बताइए। ऐसा क्या खास था वहां जो उनके रिश्ते की नींव बन गया? देखिए, वहां वे दुनिया से कटे हुए थे। कोई सामाजिक दबाव नहीं, कोई करियर की चिंता नहीं, बस वो दोनों। लेखक ने उन पलों को ऐसे लिखा है मानो समय रुक गया हो। बर्फीली धुंध के बीच पहाड़ों में घूमना, एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकना, ठंडी हवा में चाय पीना, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, हाँ। ये उनकी बेफिक्री और प्यार की गहराई को दिखाती हैं। ये वो पल थे जहां उनका प्यार अपनी सबसे पवित्र, सबसे प्योर फॉर्म में था। और शायद यही वजह है कि जब बाद में दिल्ली की दुनिया का दबाव आता है तो वो कॉन्ट्रास्ट इतना ज्यादा छुपता है। और दबाव आता भी है और बहुत जोर से आता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब एंजल, जो एक आईएएस अधिकारी है, उसके परिवार वाले शादी के लिए दबाव बनाना शुरू करते हैं। और उनकी शर्त बिल्कुल साफ है, लड़का या तो आईएएस हो या उससे भी ऊंचे पद पर हो। और यहां से कहानी में समाज की एंट्री होती है। हाँ। परिवार उसके लिए विक्रम और सुनील जैसे आईएएस अधिकारियों के रिश्ते लाते हैं। शुरू में तो गिरीश और एंजल एक टीम की तरह काम करते हैं। हाँ, वो इससे मजेदार हैं। बहुत। वो बड़ी चालाकी से इन लड़कों को रिजेक्ट करवाते हैं। ये उनकी एकजुटता को भी दिखाता है। लेकिन यहीं पर एक शब्द आता है, कैडर मैरिज। गिरीश के दोस्त इस पर मजाक करते हैं, लेकिन इस दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करता है ना। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है और ये हमें सिविल सर्विसेज की दुनिया के एक और पहलू पर ले जाता है। कैडर मैरिज का मतलब है कि अधिकारी अक्सर अपने ही स्टेट कैडर में किसी से शादी करना पसंद करते हैं। अच्छा, ये सुनने में बहुत प्रैक्टिकल लगता है ना। तो ये कैडर मैरिज एक तरह की प्रैक्टिकल जरूरत है, रोमांस से ज्यादा। मतलब अगर आपका पार्टनर किसी दूसरे कोने के कैडर में है तो आप शायद साल में 1-2 बार ही मिल पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। यही इस प्रोफेशन की कड़वी सच्चाई है। सिस्टम कैसे आपकी निजी जिंदगी के सबसे बुनियादी फैसलों को भी प्रभावित करता है। यह सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि कई बार एक रिश्ते को बचाए रखने की मजबूरी बन जाती है। तो जब एंजल का परिवार एक आईएएस लड़का ढूंढ रहा है तो वो सिर्फ स्टेटस नहीं देख रहे, वो एक तरह की प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी भी देख रहे हैं। लेकिन गिरीश और एंजल की ये टीम हर बार जीत नहीं पाती। नहीं। परिवार अपनी रणनीति बदलता है और इस बार वो एक ऐसा दांव खेलते हैं जो सिर्फ स्टेटस का नहीं, बल्कि सीधे सीधे पैसों का था। और रकम भी छोटी मोटी नहीं, 1000 करोड़। हाँ, एक राजनीतिक परिवार से रिश्ता आता है जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ बताई जाती है। और यहीं पर एंजल का असली संघर्ष, उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। और उसके माता पिता उसे भावनात्मक रूप से घेर लेते हैं। बिल्कुल।
एक मिनट, मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी। अगर गिरीश और एंजल का रिश्ता इतना गहरा था, वो अरुणाचल वाला प्यार इतना सच्चा था, तो वो 1000 करोड़ के प्रस्ताव पर इतनी जल्दी विचार भी कैसे करने लगी? क्या लेखक हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उनका प्यार उतना गहरा था ही नहीं? ये सवाल बहुत वाजिब है और उपन्यास इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता, जो इसे और दिलचस्प बनाता है। अच्छा। कहानी में एक संवाद है जहां एंजल की माँ उससे कहती है, प्यार से पेट नहीं भरता एंजल। अब जब हम ये सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये कितना लालची बयान है। हाँ बिल्कुल, एक विलन वाला डायलॉग लगता है। पर अगर हम एक पल रुक कर सोचें तो ये शायद उस पूरी पीढ़ी की सोच है जिसने आर्थिक संघर्ष देखा है। हो सकता है उनके लिए अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना प्यार से ज्यादा जरूरी हो। वो उसे उसके पिता की सेहत का वास्ता देते हैं, एक शानदार जिंदगी के सपने दिखाते हैं। तो क्या एंजल का फैसला सिर्फ लालच था, या अपने माता पिता को वो सुरक्षा देने की कोशिश जो उन्होंने शायद कभी नहीं देखी? उपन्यास इसे एक ग्रे एरिया में रखता है। तो आप कह रहे हैं कि एंजल को सिर्फ एक गोल्ड डिगर कहना, जैसा कि बाद में उसके दोस्त कहते हैं, शायद कहानी को जरूरत से ज्यादा सरल बनाना होगा। हाँ, आसानी से हम एंजल को विलन कह सकते हैं, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि अगर गिरीश उसकी जगह होता और उस पर अपने परिवार को संभालने का वैसा ही दबाव होता तो वो अलग फैसला लेता? ये तो सोचने वाली बात है। उपन्यास इस सवाल को खुला छोड़ देता है और यही इसकी खूबसूरती है। और इस फैसले के बाद कहानी का फोकस पूरी तरह से गिरीश पर शिफ्ट हो जाता है। जाहिर है वो पूरी तरह टूट जाता है। हाँ। ऐसे में उसके दोस्त मोहित, लव गुरु और सुमित उसका सहारा बनते हैं। और आपकी इसी बात में एक और परत जोड़ते हैं। दोस्तों का साथ देना एक बात है, लेकिन एक दोस्त सुमित उसे एक ऐसी सलाह देता है जो गिरीश के दर्द को एक दिशा दे देती है। हाँ, वो कहता है इतना बड़ा आदमी बनो गिरीश कि एंजल को तुम्हें खोने का मलाल जिंदगी भर रहे। ये बदला लेने की भावना से शुरू होती है, लेकिन ये गिरीश के लिए एक मोटिवेशन बन जाती है। ये तो एक टिपिकल हीरोज जर्नी है, नहीं? जहां हीरो पहले जमीन पे गिरता है और फिर उसी दर्द से अपनी ताकत बनाता है। बिल्कुल। यूपीएससी की तैयारी छोड़कर अपने उपन्यास का दूसरा भाग लिखने का उसका फैसला, जैसे अपनी कहानी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना हो। बहुत अच्छी तरह से कहा आपने। ये व्यक्तिगत त्रासदी को कला में बदलने का एक शक्तिशाली उदाहरण है। सही। वो अपने टूटे हुए दिल को, अपनी नाकामियों को स्याही में डुबोकर एक ऐसी कहानी लिखता है जो लाखों लोगों के दिलों को छू जाती है। वो अपनी हार को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल देता है। और यहाँ उसकी महत्वाकांक्षा अंदर से आती है। बिल्कुल, अपने दर्द को आवाज देने की, अपनी पहचान बनाने की। और इसके बाद हमें दोनों किरदारों के रास्ते एकदम अलग होते हुए दिखते हैं। एक तरफ गिरीश है जिसकी किताब बेस्ट सेलर बन जाती है। आज तक जैसे बड़े न्यूज़ चैनल उसका इंटरव्यू लेते हैं। यूपीएससी में बार बार असफल होने के बाद वो एक लेखक के रूप में वो सफलता हासिल करता है जिसकी उसने शायद कल्पना भी नहीं की थी। और उस इंटरव्यू में वो अपने संघर्ष के बारे में खुलकर बात करता है। वो बताता है कि कैसे उसने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, कैसे वो आर्थिक तंगी से गुजरा। हाँ, ये बातें उसकी सफलता को और भी ज्यादा ऑथेंटिक और प्रेरणादायक बनाती हैं। वो ये नहीं दिखाता कि उसे यूपीएससी ना मिलने का कोई मलाल है, नहीं, बल्कि वो दिखाता है कि सफलता का एक और रास्ता भी हो सकता है। और दूसरी तरफ है एंजल। अंजल। वो अमीर राजनेता दीप प्रकाश से शादी कर लेती है। शादी बहुत शानदार होती है, हर तरफ चकाचौंध है, मीडिया कवरेज है। समाज के हिसाब से तो उसने एक परफेक्ट मैच चुना है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब मैंने पढ़ा कि उसके भव्य रिसेप्शन में ही उसका पति नशे में अपनी पूर्व प्रेमिका का नाम पुकारता है, तो सच कहूं मुझे एंजल के लिए बहुत बुरा लगा। सारी चकाचौंध एक पल में खोखली लगने लगी। वो एक पल पूरी कहानी का सार है। उपन्यास यहाँ एक तरह की नैतिक कहानी बुनता है, लेकिन बहुत सलीके से। गिरीश जिसने अपने जुनून को चुना, उसे शायद उतनी दौलत नहीं मिली, लेकिन उसे आत्मसम्मान और संतुष्टि मिली। उसकी सफलता उसकी अपनी शर्तों पर है। जबकि एंजल जिसने दौलत और स्टेटस को चुना, उसे एक खोखली जीत मिलती है। उसे वो सब कुछ मिल गया जो उसके परिवार ने चाहा था, लेकिन शायद उसने खुद को खो दिया। हाँ, यहीं पर उपन्यास का मूल संदेश सामने आता है। दिलचस्प बात यह है कि उपन्यास ये नहीं कहता कि महत्वाकांक्षा गलत है। गिरीश भी तो महत्वाकांक्षी है। सही बात है। फर्क सिर्फ यह है कि उसकी महत्वाकांक्षा अंदर से आती है, अपने दर्द को कला में बदलने की, जबकि एंजल की महत्वाकांक्षा बाहर से थोपी हुई है, समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने की।
तो सवाल पैसे या प्यार का नहीं है, तो किसका है? सवाल किसकी शर्तों पर जिए जाने वाली जिंदगी का है। तो आज हमने एक प्रेम कहानी के सफर को देखा जो असल में महत्वाकांक्षा, दिल टूटने और आखिरकार दो अलग अलग तरह की सफलताओं की कहानी बन गई। गिरीश की सफलता उसकी कला और आत्म अभिव्यक्ति में है, जबकि एंजल की सफलता समाज के बनाए पैमानों पर है। ये कहानी हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करती है। हम सब सफलता के पीछे भाग रहे हैं, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, सही पार्टनर। हाँ, एक चेकलिस्ट है जैसे। बिल्कुल, लेकिन क्या हम कभी ये पूछते हैं कि इस दौड़ में हम पीछे क्या छोड़ रहे हैं? ये उपन्यास इसी व्यक्तिगत कहानी के जरिए भारतीय समाज, खासकर युवाओं पर पड़ने वाले इन अनकहे दबाव पर एक गहरी टिप्पणी करता है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस कहानी में एक किरदार अपना कलेक्टर बनने का सपना पूरा करती है, लेकिन अपना प्यार खो देती है। और दूसरा किरदार उस सपने में असफल हो जाता है, लेकिन अपने टूटे दिल से एक नई सफलता की कहानी लिखता है। तो किसी भी लक्ष्य का पीछा कर रहे व्यक्ति के लिए सोचने वाली बात है, किसी सपने के लिए कौन से समझौते करने लायक है, और तब क्या होता है जब सपना पूरा होने पर भी वो खुशी न मिले जिसकी उम्मीद थी।